बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये कि अपोजिशन ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। ये तो इमरान खान साहब ने दिया था आज से 6-7 माह पहले, जब उन्होंने कहा था कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाया जाए और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाया जाए। तो ये दोनों लोग तो बन गए और इमरान खान साहब ने उस वक्त उन्हें इख्तियार दिया था कि ये मुज़ाकरात कर सकते हैं। और अब दोबारा से उसकी तौसीक़ की गई है अपोजिशन जमातों की जानिब से और पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत, और ये फैसला किया गया कि इनके पास मुज़ाकरात का इख्तियार है। देखिए, मुज़ाकरात जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन अपनी ताकत शो नहीं करेगी तब तक हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी। इसको जरा इक्वेशन को आप समझें। एक तरफ अवामी ताकत है अपोजिशन के साथ, एक तरफ फौज की ताकत है हुकूमत के साथ, और ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जर्नैलों ने मिलकर बनाई हुई है। और वो बंदूक की ताकत एक तरफ है, अवाम की ताकत एक तरफ है। हुकूमत बंदूक की ताकत को लगातार इस्तेमाल कर रही है, जबकि अपोजिशन अवाम की ताकत को इस्तेमाल करने से गुरेज कर रही है। वो किसी तहरीक में नहीं जा रहे। तो जब तक अपोजिशन अपनी ताकत शो नहीं करेगी तब तक हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेगी नहीं। ये यूनिवर्सल है, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है ईरान के साथ, क्यों करना चाहता है? क्योंकि ईरान ने अपनी ताकत शो की। अगर ईरान अमेरिका को वापस जवाब ना देता या लड़ाई ना करता या मुंह तोड़ जवाब ना देता, इसराइल के ऊपर अटैक ना करता, अमेरिकन अड्डों के ऊपर अटैक ना करता, तो अमेरिका और इसराइल कभी भी मुज़ाकरात ना करते हैं ईरान के साथ, बल्कि वो उसको और मारते और मजीद तबाही फैलाते। तो जब तक आप खड़े नहीं होते ना तब तक दूसरा आपको तस्लीम नहीं करता। अपोजिशन को यह बात समझनी पड़ेगी कि कभी भी टेबल के ऊपर बैठकर उन्हें वो नहीं मिलेगा जो वो मैदान में हासिल करने के काबिल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उन्हें बहुत वोट पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, आसिम मुनीर साहब ने वोटों को तवज्जो ही नहीं दी। उन्होंने जाली फॉर्म 47 जारी किए और ऐसे लोगों को हुक्मरान बना दिया जिनको अवाम ने मुस्तरद किया था। अब ये जो लोग हैं ये चुनतखब हैं, इनको चुना है आसिम मुनीर साहब ने, ये मुंतखब नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने किसी और को मुंतखब किया था। बहरहाल तहरीक इंसाफ शायद ये बात अभी तक समझ नहीं पाई कि जब तक वो मुज़ामत नहीं करेंगे तब तक मफाहमत आगे नहीं बढ़ सकती। ये बात PMLN ने एक दौर में कही थी जब उनका बुरा वक्त था कि मुज़ामत होगी तो मफाहमत होगी। तो जब तक मुज़ामत नहीं करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब तक मफाहमत का कोई रास्ता नहीं खुलेगा। आप यहां से अंदाजा करें कि एक एक करके सबको उठाकर ले जाते हैं। लाहौर में एक छापा पड़ा, ये बहुत पुराने आदमी है, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और ये हमेशा से आज़ाद कश्मीर में MNA बन जाते हैं। जो उनकी मखसूस नशस्तें हैं जो बाहर से जिसमें इलेक्शन होता है, मुहाजिरों वाली सीटें, वहां पे वो MNA बन जाते हैं। गुलाम महिउद्दीन दीवान साहब, पुलिस वहां पे जाती है क्योंकि अब ये तहरीक इंसाफ के साथ हैं। पुलिस जाती है, उनके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, वहां पे दरवाजे खटखटाती है, ऊपर से फलांगते हैं। सारी वीडियो देखी मैंने। छलांगे मार के पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं, खोल देते हैं, अंदर घुस जाते हैं और गुलाम महिउद्दीन दीवान साहब को पकड़ के ले जाते हैं। ये इलेक्शन होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर में और ये इलेक्शन की रिहर्सल है। पहले इलेक्शन होते थे ना तो गहमा गहमी होती थी, जलसे, जुलूस, इस किस्म की चीज़ें होती थी, बैनर, पोस्टर, तकारीब होती थी, गहमा गहमी होती थी इलेक्शन की। अब इलेक्शन की निशानी ये है कि जो सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बंदे उठाए जा रहे होंगे हर तरफ और हर तरफ कागजात छीने जा रहे होंगे, बंदे अगवा हो रहे होंगे, बंदे गिरफ्तार हो रहे होंगे। और जो इमरान खान के मुकाबले में पॉलिटिकल पार्टी ने वो बेचारे तो जलसे जुलूस करने के काबिल भी नहीं रहे। उनकी ये हालत हो गई है उनकी अपनी हरकतों की वजह से। जरा गिलगित बल्तिस्तान वाले लोगों से गुजारिश है करीब करीब आ जाएं और जरा गौर से सुने, इसलिए कि अब मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज के इंतखाबी निशान आपको बताने वाला हूं। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान है शेर और पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान है तीर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक मरतबा फिर इंतखाबी निशान छीन लिया गया। तो उनका इंतखाबी निशान क्या है ये जरा आप सुन लें कि कहां पे अगर कोई वोट डालना चाहता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और अगर कोई इस वक्त वोट डालना चाहता है फौजी जर्नैलों की मुदाखलत के खिलाफ, तो वो कहां वोट डाल सकता है? गिलगित 1, यहां पे इंतखाबी निशान है जी खैमा, ये PTI का। गिलगित 2,
यहां पे ट्रांसफार्मर है। गिलगित 3 वाले सुन लें, यहां पे शांति टोपी। और नगर 1 वाले मीनार के निशान पे, नगर 2 वाले खैमा के निशान पे, और हुंजा की जो सीट है वहां पे निशान है क्रिकेट की विकेट। और स्कर्दू की जो सीट है वहां निशान है क्रिकेट की विकेट। और स्कर्दू 2 जो सीट है वहां पे निशान है खैमा। स्कर्दू 1 में क्रिकेट विकेट है, स्कर्दू 2 में खैमा है, स्कर्दू 3 में खैमा है, स्कर्दू 4 में क्रिकेट की विकेट है। और उसके बाद खरमंग, यहां पे इंतखाबी निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार का है वो नलका है। फिर शिगर की जो सीट है वहां पे इंतखाबी निशान है मेडल, ये जो गले में डालते हैं मेडल वो। फिर अस्तोर की जो सीट है उसका इंतखाबी निशान है शांति टोपी। फिर दियामिर 1 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। दियामिर 2 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। दियामिर 3 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। और दियामिर 4 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। यानी दियामिर में जो भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या जर्नैलों की सियासत के खिलाफ वोट डालना चाहता है वो क्रिकेट की विकेट के ऊपर वोट डाल दे पूरे दियामिर में। फिर जनाब गिदर 1, ये बहुत खूबसूरत इलाका है, बड़ा शानदार, बड़ा मजा आया था यहां जाके। गिदर 1 में चारपाई इंतखाबी निशान है। गिदर 2 में ताला इंतखाबी निशान है। गिदर 3 में चिमटा इंतखाबी निशान है। गांचे 1, ये सियाचिन के करीब, मैं यहां पे भी गया हूं। गांचे 1 में इंतखाबी निशान है नलका। गांचे 2 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। और गांचे 3 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। और ये सारी जो तफसीलात हैं ये बताई हैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद साहब ने। तो ये जनाब MWM के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद है और इन्हें ये इंतखाबी निशान मिले हैं और इन इंतखाबी निशानात के ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे सारे मिलकर। तो गिलगित बल्तिस्तान वाले याद रखें कि अगर उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर शिकस्त देनी है जैसा कि पाकिस्तानियों ने दी थी 8 फरवरी 2024 को, अगर आप वैसे शिकस्त देना चाहते हैं, देखिए मैं ये जानता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में हर कोशिश की जाएगी, सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे, पूरा जोर लगाया जाएगा और किया यह जाएगा कि किसी तरह भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट या जर्नैलों की ख्वाहिशात के खिलाफ कोई हुकूमत ना बने। लेकिन अगर अवाम इकट्ठी हो जाए और वो इस बात पे मुत्तफिक हो जाए कि उन्होंने अपना मैंडेट नहीं जाने देना तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं उनके लिए। फजलुर रहमान साहब, नाजरीन बड़ी मजेदार खबर यह है कि फजलुर रहमान साहब एहतजाज कर रहे हैं महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ। फजलुर रहमान साहब, आपको अपने खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। आपकी पार्टी महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ इसलिए एहतजाज नहीं कर सकती कि इन्हीं चीजों को बेहतर करने के लिए आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई और आप साजिश का हिस्सा बने। और अब आप अपने मुंह से बता चुके हैं कि आपने पाकिस्तानी फौज के जर्नैलों के कहने के ऊपर उनके साथ बैठकर यह तय किया कि इमरान खान की हुकूमत को कैसे गिराया जाएगा। और जर्नैलों ने आपको जो हुक्म दिया ये आप खुद बता चुके हैं कि जनरल बाजुआ ने और उस वक्त के DG ISI ने, जनरल फैज ने, इन लोगों ने आपको हुक्म दिया था कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दी जाए और आपने इमरान खान की हुकूमत गिराकर PDM की सरकार बनाई थी। तो फजलुर रहमान साहब, आप एहतजाज नहीं कर सकते बल्कि आपके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। आज पाकिस्तान जिस सूरत हाल का भी शिकार है इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सबसे बड़ा हाथ है किसी भी सियासतदान का, वो नवाज शरीफ का और आपका और आसिफ अली जरदारी का है। आप तीनों लोग बराबर के मुजरिम हैं और आप तीनों लोगों के ना सिर्फ केसेस खत्म हुए बल्कि आप बड़ी इंजॉय वाली जिंदगी पाकिस्तान में गुजार रहे हैं। आपकी तरफ तो कोई गर्म हवा भी नहीं आती। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब के हलफ उठाने के बाद से लेकर अब तक मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले हो रहे हैं और इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक अब तक 50 के करीब ड्रोन हमले हो चुके हैं। सुहेल अफरीदी साहब जब आए थे तो उन्होंने बड़े जबरदस्त दावे किए थे कि वो ये करेंगे वो करेंगे। ड्रोन्स के ऊपर इमरान खान साहब ने FIR दर्ज करने का भी कहा था और कहा था कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इस पर होनी चाहिए। लेकिन अब आप ये देखेंगे सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से खामोशी है, ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना किसी को जिम्मेदार ठहराया गया। उन्हें इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए थी क्योंकि अगर तो उनका यह दावा था और वो इस दावे के साथ आए थे कि इमरान खान का हुक्म है कि ड्रोन हमले नहीं होंगे और ड्रोन हमले होंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। अब ड्रोन हमले हो रहे हैं, अली अमीन गंडापुर के दौर से ज्यादा हो रहे हैं और उसके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत नहीं कर रही जो उन्हें करनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने वादा किया था।
नादरीन, कौमी असम्बली में एक शख्स ने वीडियो बना ली हनीफ अब्बासी की, और उस वीडियो के ऊपर रोला पड़ गया। लड़ाई असल में दो हुकूमती लोगों की है, एक कोई नासिर भट्ट है और एक हनीफ अब्बासी है। इनका आपस में कोई झगड़ा चल रहा है। अब इसमें राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट बड़ा मजे का है। वो कमेटी बनी हुई, राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब हम तो सजा देंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं उस बंदे को जिसने खिलाफ वर्जी की है कानून की, और उसने यहां पे वीडियो बनाई है, उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होगी। अब ये पार्लियामान का वो कह रहे हैं तकद्दुस पामाल हुआ है। मेरा एक सवाल है राणा साहब, इसी पार्लियामान से नकाबपोश लोग आए और उन्होंने आईनी तरमीम के लिए यहां से एमएनएस को जबरी तौर पे अगवा कर लिया, और इसी पार्लियामेंट के अंदर वो घुसे, इसको ब्रीच किया, यहां से बंदे उठाकर ले गए। उस वक्त तो आपकी पार्लियामान की तौहीन नहीं हुई थी। एक आदमी ने आके यहां पे वीडियो बनाई एक मिनिस्टर की, तो उस पर तौहीन हो गई। असल बात तो यह है कि तौहीन वो है जहां पे अराकीन असेंबली को यहां से अगवा करके ले गए उठा के, मारते कुटते हुए, और नकाबपोश दाखिल हुए कौमी असेंबली के अंदर। उस पर कभी भी गैरत नहीं जागी किसी की, पार्लियामान की तौहीन नहीं हुई। यहां पे पार्लियामान की तौहीन हो जाती है कि एक आदमी आगे वीडियो बनाता है, तो ये ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि उनका कंट्रोल बहुत ज्यादा है, और इनकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी अब एक ख्वाब बनता जा रहा है। यानी सरमायाकारी बिल्कुल पाकिस्तान में आप समझे जीरो होती जा रही है। पिछले 3 बरसों में, ये जो 3 साल गुजरे हैं, 2023, 24, 25 और ये 26 चल रहा है, इन सालों में जब पीडीएम सरकार को मुसल्लत किया गया और आसिम मुनीर साहब इस मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक बने, तो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो जो है ये 13 से 14% के दरमियान रहा। ये इंतहाई कम है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी का रेशो ज्यादा होना चाहिए। यहां पे वो 13 से 14% के बीच में रहा, और 1970 के बाद ये कम तरीन सतह है। 70 के हालात आपको पता है, पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में था, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया उसके बाद। तो वो जो इतना बड़ा बहरान था उसका मुकाबला ये अब कर रहा है पाकिस्तान। जो याया खान ने पाकिस्तान के साथ किया, उससे मिलती जुलती इकोनॉमी के साथ इस वक्त हालात आसिम मुनीर साहब के दौर में हो गए हैं। तो आसिम मुनीर साहब जब से आर्मी चीफ बने, इन 4 सालों में बेड़े गर्क हो गए, और जीडीपी, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की जो रेशियो है 13 से 14% के दरमियान रही, जो 1970 के बाद से कम तरीन सतह है। साथ ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जीडीपी का सिर्फ 0.5 से 0.6% तक रहा। यह इस बात का वाज़ेह इशारा है कि सरमायाकार अब पाकिस्तान की मईशत पर बिल्कुल एतमाद नहीं कर रहे। यह बात कामरान खान ने कही है। कामरान खान आप जानते हैं कौन? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखने वाले जर्नलिस्ट, जो हमेशा आर्मी चीफ ताजरों से मिले तो बहुत खुश होते हैं, बड़े जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। वही कामरान खान भी अब यह कहने पर मजबूर है कि मईशत का भट्ठा बिठा दिया और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फारिग कर दी जब से आसिम मुनीर साहब ने सारे सिस्टम को संभाला है। तो सरमायाकारी तो पाकिस्तान के अंदर नाजरीन बस अब एक ख्वाब ही बनकर रह गई है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट किया पंजाब हुकूमत ने अपना अलग से, बाकी सारे तो पुराने प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट किया सुथरा पंजाब। कभी सुथरा पंजाब वाले तनख्वाहों के लिए रोते हैं, कभी वो एहतजाज करते हैं, कभी वो कूड़ा फेंक देते हैं, कभी उसके अंदर करप्शन निकल आती है, कभी उसके फंड्स खुर्द-बुर्द हो जाते हैं। तो एक प्रोजेक्ट इन्होंने किया और इतने नालायक हैं कि ये एक प्रोजेक्ट भी ठीक तरीके से नहीं कर पाए। इन्होंने रोटी का रोला डाला था, कहां है, कितने की है? आज कोई जवाब देगा? जिस जिस चीज के ऊपर इन्होंने आवाज उठाई या कोशिश की उसका बेड़ा गर्क किया, और एक प्रोजेक्ट लेकर आए सुथरा पंजाब। पुराना निजाम इन्होंने तबाह कर दिया, और वहां पर भी रोजाना करप्शन, रोजाना तनख्वाहें ना मिलने का रोला और फंड्स खा जाने की शिकायत ये रोज मौसूल होती हैं। एक प्रोजेक्ट भी ये लोग ठीक तरीके से नहीं कर सके और इन्हें मुल्क थमा दिया। नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा जैसे इंडिया में नौजवान खड़े हुए। अभी इंडिया इतना परेशान हो गया काकरोच जनता पार्टी से कि उनका जो एक्स अकाउंट है उसको भारत में मुअत्तल कर दिया गया है। ये बड़े मजे की खबर है। और उसके ऊपर जो इंडिया में कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है जनाब कि ये तो इंडिया की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है, लिहाजा हुकूमत ने बाकायदा कहकर काकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को इंडिया के अंदर मुअत्तल करवा दिया। बाकायदा हुकूमत ने दरखास्त देकर करवाया। आप अंदाजा करें कि ये नौजवानों से कितना डरते हैं। जहां जहां पे भी फाशिस्ट हुकूमतें होंगी, अब इंडिया में ये जो फाशिज्म है ये फौज के बगैर है। वहां पे एक सियासी और एक बहुत बड़े सरमायाकारों का माफिया है
वो पूरे इंडिया को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। उसमें बड़े बड़े सरमायाकार हैं, इंडिया की हुकूमत है, उनका गठजोड़ है आपस में, वो इदारों को कंट्रोल करते हैं और उन्होंने मिलकर पूरे निजाम को यरगमाल बनाया हुआ है। वो भी नौजवानों से बहुत डरते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में ये जो गठजोड़ है, इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज के चंद जर्नैल और कुछ पॉलिटिकल माफिया और उनके साथ जो है बहुत बड़े बड़े सरमायादार, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान में यही वाला गठजोड़ बनाया हुआ है। ये भी नौजवानों से बहुत डरते हैं। इन्होंने तो नौजवानों से डर के पूरा का पूरा एक्स ही बैन कर दिया था पाकिस्तान के अंदर, और रोजाना किसी ना किसी चीज को बैन करते रहते हैं, बंद करते रहते हैं। नाज़रीन, जो मामला इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा है, उसमें सालसी के लिए आसिम मुनीर साहब रिपोर्ट हुए हैं कि वो तेहरान जा चुके हैं। अब वो वहां से क्या हासिल करते हैं, दो चीजों पे मामला फंस गया है। ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि उन्होंने अमरीकी तजावीज के जवाब में अपनी तजावीज दे दी है। सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जहां पे आके सींग फंस गए हैं अमेरिका के और ईरान के। नंबर एक, आबना हुर्मुज। ईरान चाहता है कि वो उसके जेरे निगरानी चले और वो इस पूरे एरिया को कंट्रोल करे। अमेरिका चाहता है पहले जैसा हो जाए। नंबर दो, यूरेनियम। अमेरिका कहता है यूरेनियम अमेरिका की निगरानी में दी जाए, वॉर ट्रॉफी के तौर पर अमेरिका इसको लेकर जाए, जबकि ईरान कहता है कि ये हमारी सरजमीन से बाहर नहीं जाएगी। ये दो जगहों पे आकर ये फंस गए। बाकी जितने भी अमेरिका के दावे थे रजीम तब्दीली करने के, जो जंग शुरू करने से पहले थे, और अपनी हुकूमत वहां पे बनाएंगे, अपने लोगों को लेकर जाएंगे, अपना कब्जा करेंगे, ईरान के टुकड़े कर दिए जाएंगे, बेशुमार चीजें, बेशुमार इनके दावे थे, बहुत सारे इनके टारगेट्स थे जो अचीव करने थे, उनमें कोई भी टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो अमेरिका मुकम्मल तौर पर अपने टारगेट तब्दील कर चुका है। अब वो उस आबना हुर्मुज को खुलवाना चाहता है जो पहले तो खुली हुई थी, और अब वो यूरेनियम के ऊपर मुज़ाकरात करना चाहता है, जो मुज़ाकरात पहले से चल रहे थे, ये मुज़ाकरात छोड़ के ये लड़ाई करने के लिए मैदान में चले गए। तो ये अमेरिका ने किया ये कि आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझ के वो पंगा लिया नेतन्याहू के कहने पे। अमेरिकन में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये अमेरिका की लड़ाई नहीं थी, ये नेतन्याहू ने अमेरिका के गले में डाल दी है। तो अब अमेरिका ने जानबूझ के अपने आप को फंसा लिया, और जहां पे फंस गया वहां से वो निकल नहीं पा रहा। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि चीनी जहाजों ने यूरोपीय जहाजों को शिकस्त दी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और इसकी तफसीलात ये है कि चीन के जो J-10CE लड़ाका तैयारे हैं, उन्होंने जो फर्जी जंगें होती हैं, डॉग फाइट और बाकी मुकाबले होते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मारना, ये क्योंकि जहाजों के रिकॉर्ड में सब आ जाता है कि कौन सा जहाज काबू आ गया, कौन सा लॉक हो गया, कौन सा तबाह हो गया। तो जब ये आपस में डॉग फाइट खेलते हैं तो बगैर हथियारों के भी एक दूसरे को तबाह किए बगैर भी ये पता कर लेते हैं कि कौन सा पायलट मारा गया, कौन सा जहाज जो है वो तबाह हो गया और कौन सा जहाज बच गया। अब यूरोप के जो जहाज हैं जो चंद मुल्कों ने मिलकर बनाए हुए हैं, वो है यूरोफाइटर टाइफून। इन जहाजों को 9-0 से शिकस्त दी है चीन के J-10C लड़ाका तैयारों ने। अब चीन के सरकारी नशरियाती इदारे CCTV के मुताबिक चीन के J-10CE लड़ाका तैयारों ने फर्जी जंग में यूरोपीय लड़ाका तैयारों यूरोफाइटर टाइफून को 9-0 से शिकस्त दे दी। ये जो तैयारे यूरोप के थे, ये बनाए हुए हैं जर्मनी ने, इटली ने और स्पेन ने। इन्होंने मिलकर 4 मुल्कों ने ये जहाज बनाए हैं। जबकि कतर के अंदर 2024 में जो मुकाबले हुए थे, जो वहां पे मशकें हुई थी, उनमें भी चाइनीज तैयारे जीत गए थे, और पाकिस्तान के J-10CE तैयारों ने कतर की फजाइया के यूरोफाइटर टाइफून तैयारों का मुकाबला किया था। अब चीन हर मैदान के अंदर जहां जहां पे मुकाबले हो रहे हैं, यूरोपीय तैयारों को शिकस्त दे रहा है। तो बड़े शानदार तरीके से चीन ने अपनी दिफाई ताकत को मनवाया है। और उसके बाद पाकिस्तान ने जब भारतीय तैयारे गिराए थे तो इन्हीं तैयारों को इस्तेमाल किया था, J-10CE। ये तैयारे पाकिस्तान ने 2017 में, चाइना ने इनको लॉन्च किया था, और इमरान खान साहब ने अपने दौर में चीन के साथ मुआहदा किया था कि ये तैयारे हमें चाहिए, क्योंकि भारत राफेल तैयारे ले रहा था, और फिर पाकिस्तान ने J-10CE तैयारे ले लिए और भारत ने राफेल ले लिए। फिर मुकाबला हुआ, फिर भारत के तैयारे गिर गए। तो चीनी जो लड़ाका तैयारे हैं, उन्होंने यूरोप के तमाम तैयारों से अपनी बालादस्ती साबित कर दी है। यूरोपीय तैयारों की मार्केट नीचे गिर रही है, चीन के तैयारों की मार्केट ऊपर जा रही है। अब अगर किसी मौके पे चीनी तैयारों का अमरीकी तैयारों के साथ मुकाबला होता है, तो फिर दुनिया की मार्केट का पता चलेगा कि अमेरिकन तैयारे कहां पे खड़े हैं और चाइनीज तैयारे कहां पे खड़े हैं। देखिए, रूस लगभग अब इस लड़ाई से बाहर होता जा रहा है। मुकाबला चाइना और यूरोप का हुआ, अब मुकाबला असल में चाइना और अमेरिका का है। अमेरिकन हथियार बहुत शानदार हैं, बड़े जबरदस्त हैं, उनके तैयारे बहुत शानदार हैं,
लेकिन चाइना ने लगभग हर किस्म के हथियार तैयार कर लिए हैं और उनकी टेक्नोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अभी दुनिया समझ नहीं पा रही। अमरीकी दिफाई जरीदा है मिलिट्री वॉच, उसके मुताबिक सीसीटीवी की ये मालूमात J-10C की जंगी सलाहियतों की एक नायाब झलक पेश करती है। यानी अमेरिका भी इस बात को मानना शुरू हो गया है कि चीन के जदीद लड़ाका तैयारों की टेक्नोलॉजी काफी पुख्ता हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।